हाय दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि एज अ रिसर्च एनालिस्ट अगर आपको बनना है तो कौन कौन से वेबसाइट आपको यूज करने चाहिए, या आप इन्वेस्टर हो तो कौन कौन से रिसर्च टूल आपको यूज करने चाहिए। सेकंड में बात करने वाला हूं कैसे आप अंडर वैल्यूड स्टॉक्स को फाइंड आउट कर सकते हो, क्या क्या पैरामीटर आपको याद रखना है और कौन सा वेबसाइट उसके लिए यूज करना है। थर्ड में बात करने वाला हूं कि कैसे आपको अंडर वैल्यूड स्टॉक मिलने के बाद उसको किस तरह से स्टडी करना है, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट, क्योंकि मैं क्वालिटेटिव ऑलरेडी बहुत बार कवर करता हूं हर एक वीडियो में, तो आपको आइडिया मिलता रहेगा। राइट, तो ये इस वीडियो का उद्देश्य रहने वाला है कि कैसे एक सिंपल, और फोर्थ में बात करने वाला हूं कि कैसे आप उस स्टॉक्स का वैल्यूएशन कर सकते हो थ्रू ईपीएस मेथड, थ्रू एंटरप्राइज वैल्यू मेथड, या फिर आपका प्राइस टू सेल्स मेथड से उस कंपनी का इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये वीडियो हर एक को काम आएगा, जो ग्रेजुएट हैं, जो एमबीए हैं, जिनको सीखना है कि किस तरह से स्टॉक का वैल्यूएशन करना है, कौन सा डिफरेंट वेबसाइट यूज करना है, कैसे स्टॉक्स को फाइंड आउट करना है, कैसे जानना है कि स्टॉक अंडर वैल्यूड है कि ओवर वैल्यूड है, कि कौन सा पैरामीटर मुझे यूज करना चाहिए। तो ये वीडियो काफी ज्यादा आपको हेल्प करेगा, और डेफिनेटली अगर आपको ये हेल्प कर रहा है तो डेफिनेटली इस वीडियो को जरूर लाइक करो सो दैट ये चैनल ग्रो हो सके। तो हम स्क्रीन की तरफ बढ़ते हैं। तो आज आपको बहुत सारा इंसाइट्स मिलने को मिलेगा, जैसे मैंने प्रॉमिस किया था कि रिसर्च एनालिस्ट या इन्वेस्टर्स के लिए मैं एक वीडियो बनाने वाला जो काफी यूजफुल रहेगा। मैं इसको इतना रखता हूँ क्योंकि आज का वीडियो काफी डेप्थ में है, तो थोड़ा सा बॉडी लैंग्वेज भी आपको दिखना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है कि कैसे मैं स्टॉक्स को ढूंढता हूँ, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल कि क्या क्या पैरामीटर मुझे यूज करना चाहिए, राइट। तो पहले मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। सबसे पहला जो वेबसाइट मैं यूज करता हूँ अगर कोई मुझे अंडर वैल्यूड स्टॉक ढूंढना है, तो वो मैं कंसिडर करता हूँ screener.in। अब यहाँ पे अंडर वैल्यूड स्टॉक का मतलब ये है कि मैं वो बिजनेसेस खास करके स्मॉल मीडियम और माइक्रो कैप कंपनी के ऊपर ज्यादा फोकस करता हूँ, क्योंकि लार्ज कैप कंपनीज में आपको ज्यादा एनालिसिस करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि लार्ज कैप कंपनीज में उसमें ज्यादा रिसर्च करने की जरूरत नहीं, सीधा आप पैसा डालो तो आपको 12 से 13% रिटर्न मिल सकता है। लेकिन अब जो पैसा आपका बनेगा लॉन्ग टर्म पीरियड में वो स्मॉल और मिड कैप कंपनी से ही बनेगा, वही जाकर के कल लार्ज कैप बनेंगे। तो लार्ज कैप में आपका एलोकेशन आपके एज के हिसाब से रहना चाहिए। आप 100 माइनस प्रिंसिपल यूज कर सकते हो। अगर मेरा एज अभी के टाइम पे 29 है, तो 100 - 29 करूंगा तो अराउंड 71% के आसपास मेरा जो इन्वेस्टमेंट है वो मेरा स्मॉल और मिड कैप में रहना चाहिए, बाकी का 29% लार्ज कैप में। लेकिन मैं पूरा का पूरा 95 या कहूँ 90% के ऊपर मेरा पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट स्मॉल और मिड कैप कंपनीज के अंदर में ही है, राइट। सो हर किसी का अलग अलग रिस्क एपेटाइट होता है, तो इसके लिए आपको वो 100 - रूल आप यूज कर सकते हो। इस वेबसाइट पे क्या करना है, आपको इधर पे आना है स्क्रीनर पे। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कैसे आपको अंडर वैल्यू स्टॉक और स्टॉक्स को फिल्टर आउट करना है, क्योंकि मार्केट में 6000 लिस्टेड कंपनीज है। अब वो कौन सी कंपनीज है जिसके अंदर में जो पैरामीटर लगाऊं तो वो आने चाहिए जिसमें मुझे इन्वेस्ट करना है। तो यहाँ पे क्रिएट स्क्रीन पे जा सकते हो। तो यहाँ पे मैं कुछ क्वेरीज लिख रहा हूँ जो आप टाइप कर सकते हो, या आप आपके हिसाब से भी यूज कर सकते हो और स्टॉक को फाइंड आउट कर सकते हो। तो मैं क्या देखता हूँ, तो सबसे पहले मैं देखता हूँ उस कंपनी का सेल्स ग्रोथ। मिनिमम कभी भी आप 3 साल का कंसिडर करो, 5 साल का ज्यादा लंबा टाइम जाने की जरूरत नहीं है। मिनिमम लास्ट 3 इयर्स का कंपनी का सेल्स ग्रोथ क्या है। अगर सेल्स ग्रोथ कंपनी का अगर 3 इयर्स का, मैं यहाँ पे कंसिडर करता हूँ कम से कम उस कंपनी का मुझे चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मिड कैप, स्मॉल कैप और माइक्रो कैप कंपनी में कंसिडर कर रहा हूं, तो वो 20% से ग्रो काफी कम चांसेस है। इसके लिए मैं 15% के आसपास पकड़ के चलता हूं। तो ये मेरा लॉजिक है कि लार्ज कैप कंपनी शायद मिल जाए 15-20% के ऊपर, लेकिन कुछ कंपनीज पे लेट्स फाइंड आउट कि 15% के ऊपर हमको चाहिए। उसके बाद मैं लेता हूं एंड लगाना है आपको। उसके बाद मैं चाहता हूं प्रॉफिट ग्रोथ या नेट प्रॉफिट ग्रोथ रेट, नेट सॉरी प्रॉफिट ग्रोथ रेट, प्रॉफिट ग्रोथ रेट कंपनी का लास्ट 3 इयर्स में कम से कम, मैं चाहता हूं कम से कम 10% के ऊपर होना चाहिए। अब ये जो 10% है या जो भी है, ये क्यों कंसिडर कर रहा हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको समझना है कि कंपनी अगर स्केलेबल है तो उसका सेल्स ग्रो होगा। स्केलेबल मतलब कंपनी अपने प्रोडक्ट के ऊपर या ज्यादा प्रोडक्ट लॉन्च कर पा रही है, या कंपनी नई जोग्राफिकल एक्सपांशन में एंटर कर पा रही है, या कंपनी अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर को नए प्रोडक्ट्स बेच पा रही है, राइट। वो सब चीज आपको फोकस करना है कि क्या कंपनी अपने बिजनेस को स्केल कर पा रहा है कि नहीं, राइट। अगर स्केल कर पा रहा है तो कंपनी का सेल्स ग्रो होगा, तो कंपनी का अर्निंग ऑटोमेटिकली सब कुछ ग्रो होगा। उसके बाद पैट ग्रोथ में देखता हूँ 10%। अब जरूरी नहीं कि अगर सेल्स 15% से ग्रो हो रहा है तो कंपनी का पैट 15% से ग्रो, क्योंकि उसके अंदर में अदर जो ऑपरेटिंग कॉस्ट आ जाते हैं वो मैटर करते हैं, राइट। तो यहाँ पे मैं 10% के आसपास मैंने प्रॉफिट ग्रोथ रेट पकड़ा है। अब मैं नेक्स्ट कंसिडर करता हूँ एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी
या मैं यहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी नहीं कंसिडर करूंगा, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कंसिडर करूंगा। मैं कैपिटल एम्प्लॉयड क्यों कंसिडर कर रहा हूँ यहाँ पे 3 इयर्स का, क्योंकि जो कंपनीज में यहाँ पे कंसिडर कर रहा हूँ खास करके स्मॉल और मिड कैप कंपनीज, उसके अंदर में डेट डिपेंडेंट होता है। सो जो डेट का फैक्टर कंसिडर करने के लिए जब कोई कंपनी डेट पे डिपेंडेंट होता है तो आपको रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड यूज करना चाहिए कि जो कंपनी कैपिटल एलोकेट कर रहा है या इन्वेस्टमेंट कर रहा है कंपनी ग्रोथ के लिए, उसके ऊपर कितना रिटर्न जनरेट कर रहा है। अगर आप जो कंपनी डेट फ्री है उसके ऊपर रिटर्न इक्विटी देखोगे तो बेहतर है, लेकिन जो कंपनी डेट पे डिपेंडेंट है उसके लिए आपको रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखना है कि उनका रिटर्न कैपिटल कितने परसेंटेज से ग्रो हो रहा है लास्ट 3 इयर्स में। तो यहाँ पे मैं 1 साल का नहीं कंसिडर करूंगा, आपको एवरेज 3 साल का कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि मे बी इस साल कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी या रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड ज्यादा हो, इसके लिए उसको अवॉइड करने के लिए लास्ट 3 इयर्स का आपको हमेशा कंसिडर करना चाहिए। तो यहाँ पे मैं कंसिडर करता हूँ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड किसी भी स्मॉल और माइक्रो कैप या मिड कैप कंपनीज का 12% के ऊपर मैं पकड़ता हूँ। राइट, ये आपके ऊपर है, आप 12% या 15% भी पकड़ सकते हो, और रिटर्न इक्विटी आप चाहो तो ले लो, आप ले सकते हो। तो यहाँ पे मैं चलो रिटर्न इक्विटी भी लगा देता हूँ कि एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी फॉर एनी कंपनी दैट आई एम लुकिंग शुड बी मोर देन 15%। राइट, तो यहाँ पे मैं 15% लगा देता हूँ। एंड अब सेकेंड चीज आता है, ये तो मैंने ये बात कर लिया पैरामीटर के हिसाब से। अब बात इसके अंदर में ऐड करना है मुझे क्या, कि कंपनी का प्रमोटर होल्डिंग। क्योंकि जब मैं किसी कंपनी को एनालाइज करता हूं तो मैं देखता हूं उस कंपनी के अंदर उसके प्रमोटर कितने स्टेक होल्ड करके रखते हैं, ताकि वो डिसीजन ले सके अपनी कंपनी को ग्रो करने के लिए। जब कोई कंपनी एक फॉर्म होता है तो बिकॉज ऑफ जिसने वो कंपनी स्टार्ट किया है उसको मालूम होता है कि उसका मिशन विजन क्या है। जैसे कि मेरा फिनकोर एक छोटी सी कंपनी, तो मुझे पता है मेरा मिशन क्या है, विजन क्या है, क्लियर है। राइट, तो उसके अकॉर्डिंगली मैं गोल में काम करता हूँ। सो मेरे पास अगर ज्यादा स्टेक मेरी कंपनी का रहेगा तो मैं एक अच्छा डिसीजन ले पाऊंगा। तो इसके लिए यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग किसी भी कंपनी का मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कम से कम 50% के आसपास, या आप कंसिडर कर सकते हो कुछ कुछ कंपनीज आप 40% के आसपास भी कंसिडर कर सकते हो। मिनिमम 40% के आसपास तो कंट्रोल होना चाहिए। एंड लास्ट आपको कंसिडर करना है कि कंपनी का जो ओवरऑल मार्केट कैपिटलाइजेशन है। तो यहाँ पे मार्केट कैपिटलाइजेशन में कंसिडर कर रहा हूँ कि मिनिमम मुझे लेस देन 25,000 करोड़ के मार्केट कैप वाली कंपनी चाहिए। राइट, उससे ज्यादा तो मतलब उससे ज्यादा अगर आप 30,000 करोड़ तक जा सकते हो, उसके ऊपर अगर गए सो आपको बड़ी बड़ी कंपनीज मिलेगी, और शायद वो एक तरह से इन्वेस्टमेंट उस टाइम पे आप सोचोगे तो ऑलरेडी ग्रो हो चुका है, उसमें क्या पोटेंशियल है। राइट, तो ये इस तरह से मैं फिल्टर लगाता हूँ। तो जब मैं क्वेरी रन करता हूँ तो आप ये देखते हो कि मेरे सामने ये सारी कंपनीज का लिस्ट आ गया, 125 कंपनीज। तो मैंने जो पैरामीटर सेट किया उसके हिसाब से मुझे यहाँ पे कंपनीज मिल गई। राइट, सो फॉर एग्जांपल क्लीन साइंस टेक्नोलॉजी है जो काफी अच्छा बिजनेस है आपका। फिर यहाँ पे अगर मैं देखूँ सुप्रिया लाइफ साइंस है, काफी बेहतर है। अल्काइन अमाइंस काफी बेहतर है, जो जिसके ऊपर मैं रिसर्च करने वाला हूँ। फिर आपका मतलब आपको यहाँ से सारी की सारी कंपनीज का नाम मालूम पड़ जाएगा कि कौन सी कंपनी के एफएल इंडिया है या फिर जो भी मल्टी बेगर बनी है आपका। फिर बालाजी अमाइंस है, हैप्पीएस्ट माइंड है, आरती ड्रग्स है। राइट, सो कितनी सारी कंपनीज यहाँ पे आ गई। राइट, तो यहाँ से मैंने आसानी से एक कंपनीज को रिसर्च करके निकाला। अब सेकंड क्वेश्चन आता है कि चलो हमने कंपनी को फाइंड आउट कर लिया यहाँ पे फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, कि चलो हमने स्टॉक आइडेंटिफाई कर लिया जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग अल्काइन अमाइंस को हमको अब रिसर्च करना है। आई फाइंड दिस अमाइंस बिजनेस में दो ही, एक बालाजी अमाइंस और एक अल्काइन अमाइंस है, जिनके पास ज्यादा मार्केट शेयर है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अमाइंस का जो ग्रोथ है आने वाले टाइम में आपका फ्लोरो केमिकल्स में, अमाइंस में, आपका फिनॉल एसीटोन में, ये सब केमिकल्स के अंदर में आने वाले टाइम में ग्रोथ होने वाला। आप क्लीन साइंस टेक्नोलॉजी भी कंसिडर कर सकते हैं, जहां पे अभी पैरा बेंजीन क्यूनाइन के अंदर में इंटर किया, जो एक ही ये कंपनी मैन्युफैक्चर करने वाली, जिससे इस कंपनी का 1500 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू वहां से भी जनरेट होगा। तो ये सब मैंने स्टडी किया है, इसके लिए आपको बता पा रहा हूँ। तो इस तरह से पहले मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, स्टॉक को फिल्टर आउट करता हूँ। नेक्स्ट स्टेप, चलो इसको मैंने फिल्टर आउट करके निकाल लिया, अब क्या करना है इस कंपनीज को। तो सेकंड स्टेप था हमारा, चलो मैंने आपको बता दिया कैसे, हाउ टू फाइंड आउट अंडर वैल्यूड स्टॉक, ये मैंने आपको बता दिया कि कैसे मैं स्टॉक्स को ढूंढता हूं। अब आता है सेकंड पार्ट, अब उस स्टॉक को किस तरह से मैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस करूं। राइट, सो उसके लिए मैं यूज करता हूं तिजोरी फाइनेंस का वेबसाइट। तो तिजोरी फाइनेंस का वेबसाइट पे मैं क्या टाइप करता हूं, अल्काइन अमाइंस। अल्काइन अमाइंस, अल्काइल अमाइंस यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ।
आप ये तिजोरी फाइनेंस का वेबसाइट यूज कर सकते हो। एवरी डे आपको 3 रिसर्च फ्री मिलेगा। उसके बाद आई थिंक यू हैव टू पे अराउंड 6,500 ईयरली कुछ चार्जेस है इस कंपनी का। आप ले सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप काफी ज्यादा स्टडी करते हो, रिसर्च करते हो मेरी तरह, तो मैंने इसका सब्सक्रिप्शन लेकर के रखा है। राइट, ये मैंने यहाँ से आ गया। इस कंपनी का मार्केट शेयर मुझे मालूम पड़ गया अराउंड 40% के आसपास, 18 का है। अभी लेटेस्ट अपडेट हमको देखना पड़ेगा। अमाइंस और अमाइन डेरिवेटिव से पूरा का पूरा इस कंपनी का बिजनेस आता है 72% के आसपास। इंडिया से 81% के आसपास बिजनेस आता है। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से 18% के आसपास आता है। ये वीडियो आपको हेल्प करेगा कि रिसर्च का बिगिनिंग कैसे स्टार्ट करो। मैंने ज्यादातर जो अपनी जिंदगी में जो भी चीज मैंने सीखा है ज्यादातर स्टॉक मार्केट बारे में, पूरा का पूरा यूट्यूब से और गूगल से और रिसर्च करके। कॉलेजेस में टू बी फ्रैंक हार्डली मैंने 5%, पूरा अगर 100% मुझे चीज आती है उसमें से 5% चीज मैंने अपने एमबीए में सीखा रहेगा। बाकी 95% मैंने खुद से सीखते हुए, मतलब कंटिन्यूअसली, मतलब उसके लिए आपको पैशन चाहिए। रिसर्च करना है, ढूंढना है कहाँ कहाँ से आर्टिकल मिलेगा इन्वेस्टोपीडिया पे या यूट्यूब के ऊपर। तो अच्छे अच्छे चैनल्स फॉलो करना है, वहां से सीखने को मिलता है और आप भी ग्रो करते हो। तो वहां से मुझे बहुत कुछ सीखने मिला। और मैं इंजीनियर होकर, इंजीनियर्स को काफी डिफिकल्ट होता है, मैं सिविल इंजीनियर था तो मुझे काफी डिफिकल्ट पड़ा था, लेकिन मैंने सब कुछ सीखा। मीनिंग ऑफ शेयर्स का मतलब क्या होता है, वहां से मैंने अपना करियर स्टार्ट किया कि शेयर्स का मतलब क्या होता है वो समझने के लिए मैंने पहले गूगल पे टाइप किया था, स्टिल इफ आई रिमेम्बर राइट। सो यहाँ पे चलो मैंने इस कंपनी का बिजनेस या थोड़ा बहुत ये सब चीज आप यहाँ से देख सकते हो। सेकंड क्वेश्चन आता है इसके अंदर में, लेट्स क्लिक ऑन द फाइनेंशियल्स, जो फाइनेंशियल्स के ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे क्या आता हूँ, सबसे पहले यहाँ पे आ जाता हूँ। इस कंपनी का प्राइस अभी 2,911 रुपीज के आसपास चल रहा है। आप ये लिख सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो अगर आप रिसर्च कर रहे हो स्टार्टिंग में। उसके बाद इस कंपनी का पी रेशियो अल्काइन अमाइंस का लास्ट 1 ईयर का आप देख रहे हो कि अराउंड ये 50 के ही रेंज में चलता है। 50-60 बीच में काफी ज्यादा ऊपर गया था, तो अभी के टाइम पे ये 54 के आसपास चल रहा है। आप चाहो तो 6 मंथ का भी कर सकते हो। 6 मंथ के हिसाब से भी इस कंपनी का बीच में पी इतना ऊपर चले गया था, उसके बाद स्टॉक प्राइस फिर से नीचे आया था। तो अराउंड ये 56 के आसपास ही और एक स्टेडी ग्रोथ रेट देखने को मिल रहा है। उसके बाद मैं चेक करता हूँ ईवी बाय इबिट्टा इस कंपनी का। अब ईवी बाय इबिट्टा मल्टीपल मतलब एंटरप्राइज वैल्यू इस कंपनी का, मतलब इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन प्लस इस कंपनी के अंदर जो डेट है माइनस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट अगर निकाल लो, तो इस कंपनी का, जब इस कंपनी को कोई एक्वायर करना चाहता है, जो मर्जर एक्विजिशन कंपनीज होती है, जो इस कंपनी को एक्वायर करना चाहता है, तो उसको कितना पैसा पे करना पड़ेगा, वो एंटरप्राइज वैल्यू होता है। उसके हिसाब से कंपनी एबिटा कितना जनरेट कर रहा है, तो ये मल्टीपल्स में आता है राइट। तो यहाँ पे भी 1 ईयर का पहले हम चेक करते हैं। इनका ईवी बाय बिटा मल्टीपल अराउंड 30 के आसपास, बीच में अराउंड 48 के आसपास पहुंच चुका था। मतलब जो एंटरप्राइज वैल्यू है आपका डायरेक्टली मार्केट कैप से लिंक है। मार्केट कैप प्लस जो भी आपका आता है उसके बाद एंटरप्राइज कैलकुलेट होता है राइट। तो बीच में काफी ज्यादा ओवर प्राइस हो गया था, अभी के टाइम पे ये नीचे आ चुका है। ये लास्ट 1 ईयर का ऑब्जर्व कर सकते हैं आप, 3 ईयर्स का भी चेक कर सकते हो। तो आपको दिखेगा कि रिसेंटली जो केमिकल कंपनीज में लास्ट 2 ईयर्स या 1 ईयर 1.5 ईयर्स में काफी तेजी से ग्रोथ है बिकॉज ऑफ चाइना प्लस वन पॉलिसी, जहां पे चाइना गवर्नमेंट ने मोर देन 80,000 फैक्ट्री को शट डाउन कर दिया बिकॉज ऑफ एनवायरमेंटल हजार्ड, जो भी वहां पे नॉर्म्स हो रहे थे उसको मीट नहीं कर रहा था। उसके लिए अभी के टाइम पे इंडिया के पास एक कैपेसिटी है जो एक तरह से वो डिमांड मीट कर सकता है। तो ग्लोबल इन्वेस्टर एक तरह से इंडिया की तरफ शिफ्ट हो रहा है। इसके लिए आपका स्पेशलिटी केमिकल डिवीजन में इंडिया में ग्रोथ देखने को मिलेगा और काफी ज्यादा तेजी से ग्रो हुआ था। इसके लिए भी करेक्शन भी हुआ है राइट। ईवी बिटा मल्टीपल 50 के आसपास पहुंच गया था, अभी के टाइम पे ये 38 के आसपास है। तो ऑन एन एवरेज कंसिडर कर सकते हो ये 32-33 के आसपास आएगा ईवी बिटा मल्टीपल, तो और कंपनी बेहतर हो जाता है। उसके बाद प्राइस टू सेल्स रेशियो हम और डिटेल में देखेंगे। अभी के टाइम पे आप देखोगे प्राइस टू सेल्स मतलब कंपनी का जो मार्केट कैप है या टोटल सेल्स, या आपको कंपनी का जो मार्केट अभी के टाइम पे जो प्राइस चल रहा है 2,900 का शेयर चल रहा है, और उसके हिसाब से कंपनी के पास जो जो पर शेयर है, तो 1 रुपए के सेल्स के ऊपर कितना एक मतलब मार्केट कैप शो कर रहा है सिंपल टर्म में। तो यहाँ पे प्राइस टू सेल्स रेशियो 10 दिखा रहा है। इसका मतलब क्या है कि मतलब अगर 2,900 सॉरी 2,900 क्या जो शेयर है, अगर उसको मैं डिवाइड करूं कंपनी के पर सेल, मतलब एक सेल्स पे कम से कम 10 रुपए का ये मार्केट प्राइस प्रीमियम चार्ज कर रहा है। मतलब हर 1 रुपए का ये कंपनी सेल्स जनरेट करती है, उसके ऊपर 10 रुपए ये शेयर महंगा चल रहा है। अगर ये और नीचे आ जाता है तो काफी कंपनी बेहतर हो जाएगी। मतलब जैसे कि आप देख रहे हो बीच में अराउंड 20 के आसपास चले गया था, फिर धीरे धीरे भी नीचे आ रहा, तो ये अपने फेयर प्राइस के आसपास आने की कोशिश कर रहा है, साफ साफ नजर आ रहा है। सो प्राइस टू सेल्स रेशियो जितना नीचे रहेगा उतनी बेहतर कंपनी हो जाती है, फेयर प्राइस के आसपास आ जाता है। क्योंकि इससे पहले इस कंपनी का प्राइस टू सेल्स रेशियो 4.8 के आसपास था। ये चीज आपको नोटिस करना है। तो इस तरह से एज अ रिसर्च एनालिस्ट या इन्वेस्टर आपको देखना है। उसके बाद आपको चेक करना है इस कंपनी का ग्रोथ टेबल। ग्रोथ टेबल में ये टेबल जरूर चेक करता हूं कि इस कंपनी का शेयर प्राइस लास्ट 10 साल में अराउंड 68.75
18% CAGR से ग्रोथ हो रहा है 10 साल। मतलब ये कंपनी वेल्थ क्रिएटर बना है जिसने 10 साल पहले इन्वेस्ट किया रहेगा। इस कंपनी का ईपीएस अर्निंग प्राइस पर शेयर का ग्रोथ रेट अगर हम देखें तो 10 साल में 31% के आसपास से ग्रोथ हुआ है CAGR। सो हमको क्या करना है, 5 साल के आसपास का कंसिडर करना है, क्योंकि हमको वैल्यूएशन करना है। 5 साल का भी कंसिडर कर सकते हो आप, 10 साल का भी कंसिडर कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। और साथ साथ में जो कंपनी का कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन है ऑलमोस्ट 30% CAGR से ग्रो हो रहा है लास्ट 10 साल से। तो कोई भी कंपनी का कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन अगर ग्रो होता है तो इसका मतलब ये है कि कंपनी का जो अर्निंग है या प्रॉफिटेबिलिटी है वो भी आने वाले टाइम में ग्रो होगा। अगर कंपनी का कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन अगर ग्रो नहीं हो रहा है, राइट, और कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हो रहा है, तो मतलब कुछ तो कंपनी छेड़छाड़ कर रही है। जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, अगर अमेजोन एक टाइम पे -$241 मिलियन का लॉसेस कर रहा था 2014 की अगर हम बात करें, लेकिन जब उसका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन ऑब्जर्व किया गया तो कंटिन्यूसली ग्रो हो रहा था, $5 बिलियन के ऊपर था। तो इसकी वजह से जो लॉस मेकिंग कंपनी, जो मैं संडे के इसमें काफी डेप्थ में आपको एक्सप्लेन करूँ कैसे आप लॉस मेकिंग कंपनीज को एनालिसिस कर सकते हो, क्या क्या पैरामीटर रखना है, राइट। तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन ग्रो होना काफी मैटर करता है, तो आप वो जरूर चेक करो। तो इस कंपनी का अर्निंग प्राइस पर शेयर कंटिन्यूसली देखूं तो ग्रो हो रहा है। उसके बाद फिर बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, फिर आप वो चीज एनालिसिस कर सकते हो। उसके बाद बैलेंस शीट ये आपने देख लिया है, जो भी मतलब प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, इसमें मैं काफी टिप में नहीं जाऊंगा कि यहाँ पे सिंपली आप देख सकते कंपनी का सेल्स ग्रो हो रहा है कि नहीं, कंपनी का प्रॉफिट ग्रो हो रहा है कि नहीं, क्योंकि हमने ऑलरेडी फिल्टर लगा के देखा था, उसके हिसाब से स्टॉक आया था। तो बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, इसमें से हम कैश फ्लो स्टेटमेंट को सिर्फ चेक करेंगे। यहाँ पे आप कैश फ्लो एनालिसिस भी कर सकते हो इस कंपनी का। सो अगर मैं देखूं ऑपरेटिंग कैश फ्लो इस कंपनी का 450 करोड़ के आसपास है, जब ये उसमें वर्किंग कैपिटल अगर माइनस कर दे 4 करोड़, उसके बाद टोटल इस कंपनी का कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन और 328 करोड़ के आसपास ये कंपनी जनरेट करता है। मतलब काफी अच्छा खासा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन है। और कैपेक्स भी कंपनी कर रही है, यहाँ पे देख रहे हो 186 करोड़ का कंपनी ने कैपेक्स किया है 2021 में, क्योंकि 2021 के डेटा के हिसाब से फिलहाल शो कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे सीखना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कंपनी का फ्री कैश फ्लो फॉर द फर्म आ रहा है अराउंड 143 करोड़, उसमें इंटरेस्ट या डेट इन्होंने जो रिपेमेंट किया है, तो उसे फ्री कैश फ्लो फॉर इक्विटी अराउंड 120 करोड़ के आसपास आ रहा है। जो कंपनी एक तरह से कोई लॉस मेकिंग हो, उस कंपनी का आपको फ्री कैश फ्लो टू द फर्म नहीं, फ्री कैश फ्लो टू द इक्विटी चेक करना है, राइट। तो यहाँ पे 120 करोड़ का है। साथ साथ में कंपनी डिविडेंड भी 51 करोड़ का कंपनी पे करी। मतलब कंपनी अच्छा खासा, यहाँ पे साफ साफ एक चीज क्लियर होता है कैश फ्लो एनालिसिस से कि कंपनी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन अच्छा जनरेट करता है, फ्री कैश फ्लो टू द इक्विटी भी जनरेट करता है, और इतना पैसा बच जाता है कि कंपनी डिविडेंड भी पे करता है और साथ साथ में कैपेक्स भी करता है। कुछ कुछ कंपनीज यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ जो डेट रीपेड आपको शायद ग्रीन दिखाई देगा, मतलब कंपनी ने मार्केट से पैसा उठाया है, डेट के फॉर्म में बोरो किया है, और फ्री कैश फ्लो फॉर द इक्विटी माइनस में है, और कंपनी डिविडेंड भी पे करी। आपको ऐसी बहुत सारी कंपनी मिल जाएगी, राइट। तो ऐसी कंपनी को आपको अवॉइड करना है कि बाहर से पैसा उठा करके डिविडेंड पे कर रहा है, सो दैट लोग ज्यादा से ज्यादा उस शेयर को सब्सक्राइब कर सके, राइट। ये चीज आपको नोटिस करना है। उसके बाद नेक्स्ट इसके अंदर आता है रिवर्स DCF। ये वेबसाइट का जो मैं मेन चीज मैं यूज करता हूँ वो आपको बता रहा हूँ, बाकी तो सब यूज ही करता हूँ। तो यहाँ पे क्या करता हूँ, अर्निंग्स, तो यहाँ पे मुझे अर्निंग्स के पे क्या लेने वाला हूँ, 238 करोड़। सो 238 करोड़ मैं यहाँ पे कंसीडर करने वाला हूँ कि कंपनी का कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन कितना है। सो यहाँ पे कैश फ्लो पे चले जा सकता हूँ, इस कंपनी का कैश फ्लो फ्रॉम अराउंड 143 करोड़ के आसपास फ्री कैश फ्लो कंसीडर कर रहा हूँ, जो सितंबर का, अभी का लेटेस्ट में भी चेंज हो गया रहेगा। तो आप कोई भी अर्निंग ले सकते हो, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन ले सकते हो, प्रॉफिट ले सकते हो, जो भी कंपनी का अर्निंग आपको समझ में आता है। तो मैं यहाँ पे 143 करोड़ ले लेता हूँ, राइट। और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ ये कंपनी कम से कम मुझे 10% के हिसाब से ग्रोथ रेट है, डिस्काउंट रेट, मतलब मैं इस स्टॉक से एक्सपेक्ट करता हूँ कि हर साल मुझे 15% का रिटर्न मिलना चाहिए। लेकिन इसका जो मल्टीपल है वो कितना होना चाहिए, तो यहाँ पे 143 करोड़ अर्निंग था। तो इस कंपनी का मार्केट कैप कितना था, अराउंड इफ आई रिमेम्बर, इस कंपनी का मार्केट कैप है 14,782 करोड़। तो इसको 143 से आपको डिवाइड करना है। 143 से मैं अगर डिवाइड करूं तो अराउंड ये मे बी 147 के आसपास आ जाएगा। वन जस्ट जस्ट फॉर रफली एग्जांपल कंसिडर करते हैं 140 के आसपास, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग कि 140 के आसपास मल्टीपल आ जाएगा। सो लेकिन आने वाले 10 साल में कंपनी का पी 140 तक तो नहीं पहुंच सकता है मल्टीपल, तो हम उसका हाफ कंसिडर करते हैं अराउंड, कि ये कंपनी आने वाले 10 साल में जो पी मल्टीपल पे जो ट्रेड करेगा अराउंड 70 के आसपास। सो 70 के मल्टीपल पे ये कंपनी आने वाले 10 साल में अगर ट्रेड करेगा उस टाइम पे, और इस कंपनी से हर साल मुझे 15% रिटर्न जनरेट करना है, तो इस कंपनी का अर्निंग प्राइस पर शेयर या जो अर्निंग का ग्रोथ रेट है मिनिमम 18% के आसपास होना चाहिए, मिनिमम, राइट। सो जो यहाँ पे आ जाएंगे 18% ग्रोथ रेट होना चाहिए। सो ग्रोथ टेबल पे क्लिक करूंगा मैं, ग्रोथ टेबल पे क्लिक करता हूं तो 10 साल का मुझे दिखता है कि ये कंपनी 31%
ईपीएस से ग्रोथ हो रहा है लास्ट 10 सालों में, और 5 साल का ले तो 40% के आसपास, मतलब ये कंपनी आसानी से मुझे 15% का रिटर्न जनरेट करने का पोटेंशियल रखता है ईयरली, जिस हिसाब से कंपनी का अर्निंग ग्रो हो रहा है। तो इस हिसाब से आपको क्या करना है, एनालिसिस करना है। अब ये मैंने आपको सिर्फ क्या बताया कि किस तरह से इस कंपनी का आपको एनालिसिस करना है और कैसे आपको अंडर वैल्यूड स्टॉक ढूंढना है। दो टॉपिक मैंने यहाँ पे कवर की। इस वेबसाइट में और भी बहुत सारे फीचर्स है जो मैं यूज करता हूँ। मैक्रो इकोनॉमिक्स डेटा है, क्या जो सेक्टर्स के स्पेसिफिक वाइज है, नॉलेज वाइज है, बहुत सारा। तो यहाँ पे मैंने ये चीज भी आपको सिखाया कि कैसे मैं उसका वैल्यूएशन और अर्निंग ग्रोथ रेट के हिसाब से कैलकुलेट करता हूँ। थर्ड चीज इंपॉर्टेंट जो इन्वेस्टर को देखना चाहिए, वैल्यूएशन। तो वैल्यूएशन तो मैंने आपको रिलेटिव, एक होता है सम ऑफ द पार्ट वैल्यूएशन का, दो चीज मैं आपको यहाँ बताऊंगा, और साथ साथ में ईपीएस मेथड के हिसाब से इस कंपनी का टारगेट प्राइस कितना होगा। राइट, तो उसके लिए आ जाते हैं यहाँ पे ट्रिकर पे, सॉरी आपका स्क्रीनर पे आकर के मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ अल्काइलामाइंस। अल्काइलामाइंस टाइप करते हैं। अब यहाँ पे आ जाता हूँ मैं, ईपीएस मेथड से मुझे इस कंपनी का टारगेट प्राइस कैलकुलेट करना है कि कितना इस कंपनी का शेयर प्राइस होना चाहिए। सो यहाँ पे आ जाते हैं, देखते हैं इस कंपनी का जो क्वार्टरली सेल्स नंबर है वो कैसा है। तो यहाँ पे मैं यहाँ से कंसिडर करूँ 2020 से 21 जून, ये अभी तक का टोटल 5 क्वार्टर का नंबर मैं ले लेता हूँ, और मैं आपको ईपीएस मेथड का जो ऑलरेडी आपने देखा रहेगा जिसके अंदर मैं यूज करता हूँ, तो यहाँ पे पुट कर दूंगा। राइट, तो मैं यहाँ पे कंसिडर, आप चाहो तो सीएजीआर मेथड से भी कंपनी का ग्रोथ निकाल सकते हो कि किस हिसाब से कंपनी का सेल्स ग्रो हो रहा है, या आप चाहो तो आप नॉर्मल एवरेज से भी यूज कर सकते हो इस कंपनी का जो ओवरऑल जो सेल्स का ग्रोथ है कितने परसेंटेज से चल रहा है। राइट, आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिर उसके बाद ईपीएस का ग्रोथ रेट मैं चेक करता हूँ कि, सॉरी, ईपीएस इस कंपनी का कैसा है। तो 16 18 जो भी है ये मैं कंसिडर करता हूँ, फिर उसके हिसाब से वो कॉपी कर लेता हूँ, तो ये ऑटोमेटिकली मुझे कैलकुलेट करके देता है जो लिंक है। राइट, तो उसके हिसाब से ईपीएस में भी मार्च के अभी के टाइम पे शायद ये 11 के आसपास पहुंच जाए, और सेल्स कम से कम 393 करोड़ के आसपास का रिप्रेजेंट करे कंपनी क्वार्टर 4 में। इस कंपनी का 6 मंथ का पी एवरेज कितना है, मतलब पी रेशियो 6 मंथ का एवरेज निकालूंगा। तो यहाँ पे 6 मंथ का कंसिडर करो या 1 ईयर का कंसिडर करो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। 6 मंथ का, 1 ईयर का, तो मैं अराउंड में कंसिडर करता हूँ इस कंपनी का पी रेशियो अराउंड 60 के आसपास होना चाहिए। 1 साल का एवरेज निकालो, 3 साल का निकालो तो काफी नीचे चले जाता है, क्योंकि रिसेंटली कंपनी का पोटेंशियल ग्रो हुआ है। सो इसके लिए आपको 1 ईयर के आसपास का या 6 मंथ का आपको कंसिडर करना है। सो 1 ईयर का मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 60 के आसपास। सो 60 के हिसाब से इस कंपनी का शेयर प्राइस अगर मैं कंसिडर करूं, शेयर प्राइस का वैल्यू कम से कम कितना होना चाहिए, 2000, जो भी है 2249 रुपीज के आसपास का शेयर प्राइस होना चाहिए। अभी के टाइम पे कितने पे चल रहा है ये, 2894। सो अभी के टाइम पे ये मेथड से अगर मैं देखूं तो इस कंपनी का शेयर प्राइस थोड़ा सा ओवर प्राइस चल रहा है। इसको अगर मैं पी रेशियो और कम करके देख लें तो यहाँ पे 3 मंथ्स का अगर देखें तो पी उसके हिसाब से 56, 6 मंथ के हिसाब से अराउंड 56, 1 ईयर के हिसाब से 60, 3 ईयर के हिसाब से 31। तो मतलब इसका ऑन एन एवरेज 60, मतलब अभी के टाइम पे स्टॉक थोड़ा सा ओवर प्राइस नजर आ रहा है एज अ पार्ट ऑफ फॉरवर्ड ईपीएस वैल्यूएशन मेथड जो रिसर्च एनालिस्ट करते हैं। राइट, तो मैंने ये किया। अब सेकंड मेथड से भी मैं इस कंपनी का कैलकुलेट करना चाहता हूँ कि जो ये मेथड से मैंने कैलकुलेट किया वो सही है क्या, ये नॉर्मल रिलेटिव वैल्यूएशन मेथड है। डीसीएफ मेथड काफी लंबा होता है, उससे आपको थोड़ा सा और एक्यूरेट मिलता है। सो यहाँ पे क्या करूंगा, एंटरप्राइज वैल्यू। सो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, यहाँ पे मुझे सब ऐड करना पड़ेगा। मैं यहाँ करता हूँ एंटरप्राइज वैल्यू। एंटरप्राइज वैल्यू ऐड कर लेते हैं, और क्या चाहिए मुझे, एंटरप्राइज वैल्यू, नंबर ऑफ शेयर्स कंपनी के पास कितने हैं, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, प्राइस टू सेल्स रेशियो भी ले लेता हूँ। जो जो चीज लगता है कैलकुलेशन में, प्राइस टू सेल्स रेशियो भी ले लेते हैं। और राइट, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एंटरप्राइज वैल्यू में कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। एंटरप्राइज वैल्यू मैंने क्या किया, यहाँ पे कॉपी किया। इस कंपनी का डेट वैल्यू ले लेते हैं, डेट कुछ है क्या, ओके। सो इस कंपनी के पास डेट 35 करोड़ के आसपास है, तो 35.6, तो यहाँ से ले लेते हैं 35.6। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ऑलरेडी फॉर्मूले में रखा है। इक्विटी वैल्यू इसका कितना आ रहा है, मतलब इक्विटी वैल्यू आपको कैलकुलेट करना पड़ता है, तो अराउंड 14,690 करोड़ के आसपास आ रहा है। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 5.11, इसको कॉपी करना है, ये ऑटोमेटिकली, डोंट वरी। सो उसके हिसाब से इस कंपनी का शेयर प्राइस अगर इंटरप्राइज वैल्यू मेथड के हिसाब से निकालूं तो 2874 रुपीज के आसपास आ रहा है। राइट, तो यहाँ से मुझे थोड़ा सा क्लियर इंडिकेशन मिल रहा है कि जो ये मेथड से कैलकुलेट करे उससे अराउंड 2300 रुपए के आसपास आ रहा है, इससे आ रहा है 2874 रुपीज के आसपास आ रहा है। प्राइस टू सेल्स मेथड से भी कैलकुलेट कर लेते हैं। लेट्स कंपनी का अगर सेल्स मैं ईयरली कंसिडर करूंगा कि नेक्स्ट ईयर के हिसाब से, कि अराउंड सेल्स 1242,
राइट। तो प्राइस टू सेल्स मेथड से भी कैलकुलेट कर लेते हैं। उसके बाद सेल्स ग्रोथ रेट, इस कंपनी का सेल्स ग्रोथ रेट कितने परसेंटेज से ग्रो हो रहा है, तो मैं यहाँ कंसिडर करता हूँ इस कंपनी का सेल्स ग्रोथ रेट अगर ऑन एन एवरेज लास्ट 3 ईयर का देखूं तो अराउंड 17-18% के आसपास चल रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 18% कंसिडर करता हूँ कि अगले साल इस कंपनी का जो सेल्स है अराउंड 18% से ग्रो होगा। 18% से ग्रो सेल्स ग्रोथ रेट। तो यहाँ पे क्या करना है आपको 1.18 लिखना है, सॉरी 1.18। मतलब क्या होता है कि 100 रुपीज है उसके ऊपर 18% ग्रो करूंगा तो क्या आएगा आपका 118 आएगा। तो यहाँ परसेंटेज से मैं उसको एब्सोल्यूट टर्म में कन्वर्ट करूँ तो 1.18, राइट। तो उसके हिसाब से इस कंपनी का एक्सपेक्टेड सेल्स है कि मार्च में जब FY 2022 का एनुअल रिपोर्ट आएगा तभी कंपनी का जो अर्निंग रहेगा टोटल मे बी 1465 करोड़ के आसपास रहेगा, जो अभी के टाइम पे कितना 1200 2021 में था, राइट। तो यहाँ से भी आप चेक कर सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो। ये कंपनी का सेल्स आप तीनों ऐड करो और अभी Q4 का आएगा तो मे भी मुझे भी लग रहा है कि चांसेस है कि इस टाइम पे 1500 करोड़ के आसपास का सेल्स कंपनी जनरेट करने वाली है। उसके बाद प्राइस टू सेल्स रेशियो इस कंपनी का चेक कर लो यहाँ से आकर के। प्राइस टू सेल्स रेशियो कितना है 9.86। यहाँ पे 9.86 डाल देता हूँ, राइट। तो उसके हिसाब से टोटल वैल्यू कितना आ रहा है 14,450 करोड़ के आसपास, राइट। अब इसको क्या करना है, नंबर ऑफ शेयर से मुझे डिवाइड करना है। नंबर ऑफ शेयर्स कितने इस कंपनी के 5.11। तो उसके हिसाब से इस कंपनी का शेयर प्राइस कितना आ रहा है कि इस कंपनी का जो इंट्रिंसिक वैल्यू शेयर प्राइस होना चाहिए अराउंड 2,827 रुपए होना चाहिए प्राइस टू सेल्स मेथड के हिसाब से। एंटरप्राइज मेथड के हिसाब से 2,874 रुपए के आसपास होना चाहिए, और ईपीएस मेथड के हिसाब से मे बी यहाँ पे जो ईपीएस का ग्रोथ है अप्स एंड डाउन काफी ज्यादा हुआ है, उसके हिसाब से ये प्रॉपर नंबर रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। मे बी आई 16 यहाँ पे क्या, अच्छा यहाँ पे गलती से 6 हो गया था, 1 डाल वही बोलूं, तो यहाँ पे आपको 16 था। तो उसके हिसाब से इस कंपनी का ग्रोथ रेट कितना आ रहा है, अरे यार किधर गया ईपीएस क्वार्टरली, तो यहाँ से ले लेते हैं, ये फिर से कॉपी करना पड़ेगा, थोड़ा सा रॉन्ग कॉपी हो गया था। ओके, सो उसके हिसाब से दिखा रहा है कि सेम नहीं, ये कंपनी का जो अभी के टाइम पे टारगेट प्राइस 2,300 रुपए के आसपास होना चाहिए। ये दो मेथड से आप कैलकुलेट कर रहे हो। तो ये इससे एक ही ये मालूम पड़ता है कि स्टॉक प्राइस अगर 2,200 के नीचे चलेगा तो स्टॉक अंडर प्राइस हो गया था, राइट। इंटरप्राइज वैल्यू मेथड के हिसाब से स्टॉक 2,800 रुपए का होना चाहिए, जो अभी 2,900 रुपए के आसपास चल रहा है। 2,800 रुपया मिनिमम इसका शेयर प्राइस होना चाहिए। अगर 2,200 के नीचे गया तो स्टॉक अंडर प्राइस हो गया था, उस टाइम पे बेस्ट टाइम था इस स्टॉक को बाय करने का, राइट। तो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं कि स्टॉक प्राइस एक महीने के अंदर में, लेट्स सी द 1 मंथ, जब मार्केट क्रैश हो रहा था कितने पे कुछ आया था क्या 3 मंथ के हिसाब से, लेट्स कंसीडर। तो बीच में हम देख रहे हो कितना और प्राइस हो गया था, 3,600 के आसपास चले गया था, और आपका जो इंटरप्राइज वैल्यू मेथड या प्राइस टू सेल्स मेथड से 2,800 रुपए का आ रहा है, ईपीएस मेथड से भी 2,200-2,300 के आसपास आ रहा था, तो अपने फेयर प्राइस के आसपास स्टॉक आ रहा है। अगर अभी के टाइम पे 2,800 के नीचे शायद स्टॉक आया ही नहीं जाता, राइट। तो अपने फेयर प्राइस के आसपास ही स्टॉक ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है। सो दिस इज हाउ यू कैन एनालाइज कि स्टॉक अभी के टाइम पे अंडर प्राइस है कि ओवर प्राइस है, थ्रू ईपीएस मेथड, थ्रू प्राइस टू सेल्स मेथड। प्राइस टू सेल्स मेथड बेसिकली लॉस मेकिंग कंपनी के लिए यूज करते हैं, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में और डिटेल में बताऊंगा, और एंटरप्राइज वैल्यू मेथड से। अब लास्ट जो चीज आता है, फोर्थ पार्ट आता है, वो आता है कि अब मुझे जो मैंने स्टडी किया है कि वो कंपनीज को अगर कंपनी वाइज एनालिसिस या करना है, या सॉरी क्या बोलते हैं कि कौन सा वेबसाइट के अंदर सेक्टर कैसे, उस स्पेसिफिक सेक्टर के अंदर में स्टॉक्स कैसे ढूंढना है, राइट। तो यहाँ पे आप जा सकते हो यूज करने के लिए टिकर टेप। यहाँ पे आप सिंपली क्लिक कर सकते हो स्क्रीनर, यहाँ पे मैं आपको डेप्थ में नहीं बताऊंगा, ऑलरेडी मैंने बहुत बार कवर किया है। स्टॉक स्क्रीनर है। तो जो जो मैंने यहाँ पे पैरामीटर आपको सिखाया था, आप इसमें चाहो तो सेक्टर वाइज भी रिसर्च कर सकते हो, राइट। यहाँ पे सेक्टर ऑटो पार्ट्स की उस पर करना है या टायर पे करना है, आप उसके ऊपर लगा करके फिल्टर, जैसे कि आप कोई फोन परचेस करना हो तो कौन से फीचर का फोन चाहिए, कितना मेगापिक्सल चाहिए, कितना स्टोरेज चाहिए, राइट। तो यहाँ पे फिल्टर हमारा क्या होता है, प्रॉफिटेबिलिटी, रिटर्न इक्विटी कितना चाहिए, आपका जो भी है रिटर्न एसेट कितना चाहिए, एवरेज रिटर्न, ये आप इंडिविजुअल स्टॉक्स के ऊपर भी या इंडिविजुअल सेक्टर के ऊपर निकाल करके पता लगा सकते हैं उस सेक्टर में ग्रोथ कैसे आने वाला है। सो अभी के टाइम पे आपका बिल्डिंग मटेरियल, स्पेशलिटी केमिकल्स, आईटी इंडस्ट्री, आपका हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, म्यूजिक इंडस्ट्री, आपका आई थिंक फिर और भी इंडस्ट्रीज है जहाँ पे ह्यूज पोटेंशियल ग्रोथ है, रेन्यूएबल इंडस्ट्री, इलेक्ट्रिकल व्हीकल इंडस्ट्री, या आपका मेटल इंडस्ट्री में खास करके एल्यूमिनियम, और जिसके ऊपर मैं और डिस्कस करने वाला हूँ मे बी 1-2 वीडियो के बाद में, राइट। तो वहां पे आपको वही सेक्टर्स के ऊपर फोकस करना है क्योंकि वहीं पे ग्रोथ आने वाला, शुगर इंडस्ट्री,
राइट। तो यहाँ से आप लगा करके वो सारे स्टॉक ढूंढ सकते हो। जैसे कि हमने यहाँ पे टिकट स्क्रीनर का यूज किया था, तो यहाँ पे हर एक इंडस्ट्री का कोई भी रैंडम स्टॉक आ रहा था, लेकिन मुझे स्पेसिफिक सेक्टर में ग्रोथ आ रहा है और उस सेक्टर के अंदर में कौन सा प्लेयर ग्रो करने वाला है, तो उसके लिए मैं यूज करता हूँ आपका टिकर टेप, राइट। टिकर टेप यूज करता हूँ। लास्ट आ जाता है जो मैं ये यूज करता हूँ आपका स्टॉक एज। स्टॉक एज के अंदर में आपका मुझे क्वालिटेटिव एनालिसिस करना है, तो यहाँ पे कोई भी कंपनी मेरे फॉर एग्जांपल अभी के टाइम पे दीपक नाइट्राइट और अच्छा कर सकता है लॉन्ग रन में। जैसे कि मैंने आपको बताया कि दीपक नाइट्राइट और लेटेंट व्यू एनालिटिक्स मेरे होल्डिंग्स में है, जो मैंने रिसेंटली बाय किया और काफी ऑलमोस्ट 20% अपसाइड अभी के टाइम पे, तो काफी अंडर प्राइस हो चुका था। तो यही सब मेथड जो तरीका है मैं यूज करता हूँ। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके आप इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन से कंपनी का रिसेंट अपडेट, बिजनेस कॉन कॉल्स, जो भी चीज है आप यहाँ से पढ़ सकते हो। कॉन्फ्रेंस मीटिंग में क्या बातचीत चल रहा है, अभी के टाइम पे रिसेंटली अपडेट्स क्या है, तो यहाँ से मैं ये पूरा का पूरा गो थ्रू करता हूँ। हर एक कंपनी का आपको डिटेल में मिल जाएगा। सो जो ये वीडियो आई थिंक सो होप सो ये जो वीडियो मैंने आपको बताया कि काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो था। बहुत कम लोग ये शेयर करते हैं, बहुत सारे लोगों के ये कोर्स का पार्ट होता है। और भी वेबसाइट है ट्रेंडलाइन, जो वो भी मैं यूज करता हूँ फॉर इनसाइड इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, इनसाइडर ट्रेडिंग क्या कर रहे हैं, राइट। वहां से भी मुझे क्लियर आइडिया मिलता है कहाँ पे बल्क में बाइंग हो रहा है, कहाँ पे इन्वेस्टर का मूवमेंट हो रहा है, राइट। तो इस तरीके से आपको एज अ रिसर्च एनालिस्ट स्टार्ट करना है। बहुत सारी चीज अभी भी इसके अंदर में, मतलब और भी हंड्रेड्स ऑफ थिंग्स है जो मैंने कवर नहीं किए, लेकिन अगर कवर करते बैठूंगा तो पूरा आई थिंक पूरा दिन निकल जाएगा, लेकिन खत्म नहीं होगा, राइट। क्योंकि सारा जो नॉलेज है वो धीरे धीरे करके आता है। सो इन केस अगर आपको ये सारा का सारा चीज सीखना है, तो यू कैन सिंपली विजिट मेरे वेबसाइट पे जा सकते हो। अगर आपको मेरा वर्क अच्छा लगता है तो डायरेक्टली आप www.fincoro.com पे जा सकते हो, जहां पे आप आर्टिकल्स पढ़ सकते हो, ब्लॉग पढ़ सकते हो, जो भी मैं कंटेंट वहां पे पेस्ट करता हूँ आपको सब मालूम पड़ जाएगा उसके बारे में, राइट। यहाँ पे आप ब्लॉग के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको ब्लॉग्स के बारे में मालूम पड़ेगा, राइट। ब्लॉग्स के बारे में मालूम पड़ेगा, मतलब कहने का है कि जो अभी के टाइम पे आदित्य बिरला एएमसी का फंडामेंटल क्या है, एक क्रिसिल का यूनिक बिजनेस, आरती ड्रग्स, मतलब सारा का सारा चीज यहाँ पे अपलोड करता हूँ सो दैट आप पढ़ सको और नॉलेज ग्रो कर सको। देखो मैं यही कहता हूँ कि नॉलेज ही एक तरह का जो चीज है जो आने वाले टाइम में आपको ग्रो करेगा, पैसा आपका बनाएगा। रेस्ट ऑफ द थिंग्स लाइक कि बहुत सारे लोगों के पास डिग्रियां हैं, एमबीए है, सब कुछ है, लेकिन उनके पास स्किल्स ही नहीं है। तो इसके लिए वो नॉर्मल काम कर रहे हैं, नॉर्मल जी रहे हैं। इट्स नॉट कि हर किसी का बस की बात नहीं है, लेकिन इट इज लाइक कि मेरा ये फोकस है कि हर कोई ज्यादा से ज्यादा सीखे। तो आप यहाँ पे कोर्सेज पे है, कोर्सेज पे क्लिक कर सकते हो, तो वहां से भी आपको ज्यादा डिटेल मिल जाएगा और भी सीखने के लिए कि किस तरह से इन्वेस्टमेंट जर्नी कैसे स्टार्ट करना है या कोर्स। तो इसका फीस मैंने काफी कम रखा है, अभी के लिए बहुत कम रखा है। मे बी आने वाले कुछ टाइम में शायद आपको एक वंडरफुल न्यूज भी मिलेगा कोर्स के बारे में, तो शायद आप सीख पाओ या ग्रो कर पाओ, ज्यादा बेहतर है। तो आप ये वेबसाइट को डेफिनेटली यूज करो सो दैट आपका पैसा और वेल्थ दोनों ग्रो हो, राइट, और नॉलेज ग्रो। देखो मैं यही मानता हूँ कि आपका अगर नॉलेज ग्रो हो रहा है ना, तो आपका पैसा ग्रो हो रहा है। अगर आपका नॉलेज ग्रो नहीं हो रहा है, बहुत सारे लोग मैं बात करता हूँ जस्ट एक दिन पहले, 2 दिन पहले एक पुणे से कॉल आया किसी का, अराउंड वो 81 उनका एज था, रमेश करके नाम था उनका, इफ आई रिमेम्बर। उन्होंने कॉल किया, उन्होंने बोला बेटा मैंने सुप्रिया लाइफ साइंस बाय किया है। उन्होंने अपनी जिंदगी भर का अर्निंग आई थिंक जो भी का ये था, तो उन्होंने 4.5 लाख रुपए का मतलब सुप्रिया लाइफ साइंस स्टॉक उन्होंने बाय कर लिया। तो उनका मुझे सिंपल एक सजेशन था कि एक तो मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं, तो मैंने बोला कि एडवाइस नहीं दे सकता हूँ, लेकिन वो सीनियर सिटीजन थे, उनका पैसा प्रोटेक्ट करना मेरा भी जिम्मेदारी की, नॉलेज कम से कम प्रोवाइड करूँ। तो उनका एज अराउंड 81 के आसपास है। तो मैंने उनको बोला कि 100 माइनस रूल यूज करते हैं। मैंने बोला कि आपको कम से कम ये उम्र में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कैपिटल आपको प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो ऑलमोस्ट आपका 80% के आसपास एक्सपोजर आप सर कम से कम लार्ज कैप के अंदर में, आप ब्लू चिप कंपनी जैसे टाटा एलजी आपका या एशियन पेंट, बजाज फाइनेंस, ये सब कंपनीज के अंदर में आपको रखना चाहिए, क्योंकि ये उम्र है कभी भी आपको पैसे की जरूरत पड़ सकती है, राइट। और बाकी का 20% आप स्मॉल या मिड कैप में डाल सकते हो, जो भी आप 5 साल के हिसाब से अगर प्लानिंग कर रहे हो, राइट। तो मे बी शायद वहां से भी आपको ग्रोथ मिल जाए, राइट। तो लेकिन डेफिनेटली आप किसी के डायरेक्टली उनको किसी ने टिप दे दिया तो उन्होंने तुरंत बाय कर लिया, तो उससे उनका पैसा क्या हुआ, काफी ज्यादा रिस्की हो गया। इसके लिए मेरा मानना है कि वो तो एज उनका 81 था, बात अलग है, लेकिन आपका भी एज अगर कम है, 30 है, 25 है, तो ये एक राइट टाइम है सीखने का। क्योंकि मार्केट में भी सिर्फ 7.5 से 8 करोड़ लोग हैं, और आने वाले टाइम में इंडिया में इक्विटी मार्केट में और से ज्यादा लोग इंक्रीज होंगे। तो मार्केट आज अगर 17,600 17,800 पे चल रहा है, तो 5 साल के बाद यही मार्केट अराउंड
25,000 के आसपास पहुंच जाएगा, और उस टाइम पे हम सोचे काश उस टाइम पे हमने इन्वेस्टमेंट किया होगा, लाइक इन्वेस्टमेंट करते तो बेहतर होता। तो मैं भी अपना यही करता हूँ कि अगर 100 रुपये मेरे जेब में है तो 100 रुपये में से 60 रुपये मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ, बाकी 40 रुपीज मैं ट्रेडिंग करता हूँ शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव 3 मंथ 4 मंथ के हिसाब से। तो मेरा एक प्रिंसिपल है सिंपल, ऑलवेज नेवर सेल योर विनर्स, ऑलवेज सेल योर टेम्पररी विनर्स। मतलब जो कुछ टाइम के लिए टेम्पररी रैली करने वाले हैं, ग्रोथ आने वाला उस कंपनी में, उसमें इन्वेस्ट करके 3 मंथ 4 मंथ्स में रिटर्न जनरेट करके निकल जाइए। लेकिन कुछ ऐसे बिजनेसेस है एफएल, लेटेंट एनालिटिक्स, जुबिलेंट इंग्रेविया, लॉरस लैब, इसके अंदर स्टिल पोटेंशियल लॉन्ग रन में, दीपक नाइट्रेन, जिनके अंदर उनको बीच करके बिल्कुल मतलब नहीं है। तो सो दैट जो हमारे छोटे मोटे गोल्स है, सपने, वो भी पूरे हो जाए, और साथ साथ में एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए कंटिन्यूस कैश फ्लो भी इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए आपको ट्रेडिंग भी करना चाहिए, मतलब शॉर्ट टर्म, तो वो भी मैं अपने कोर्स के अंदर में इंक्लूड करता हूँ। तो डेफिनेटली अगर आपको ये वीडियो काफी इंसाइटफुल लगा हो तो सपोर्ट कीजिए इस चैनल को ग्रो करने के लिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। थैंक यू सो मच।